हेलो गाइस, आज का जो टॉपिक है बिहार की मिट्टियों से संदर्भित है। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इससे अक्सर सवाल पूछे गए हैं। तो आज सबसे पहले मिट्टियों के संदर्भ में जो बिहार की भौगोलिक स्थिति है, किस प्रकार की मिट्टियां बिहार के क्षेत्र में मौजूद है, उन समस्त मिट्टियों को क्रम से हम लोग समझेंगे। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर उन मिट्टियों के प्रकार मौजूद हैं, उन सभी विवरणों पर हम लोग ध्यान देंगे। और आज हम लोग उन प्रश्नों पर विशेष रूप से फोकस करेंगे जो मिट्टियों के संदर्भ में पूछी जाती है या पूछने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो उन समस्त प्रश्नों पर भी हम लोग ध्यान देते हुए चलेंगे। गाइज, मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग जो भी सीडीपीओ या बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। हमें कुछ मैसेज ऐसे मिले हैं जिसमें उन्होंने कहा सर सीडीपीओ और बीपीएससी दोनों का सिलेबस सेम है, इसलिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जीएस का जो पार्ट है ना, जीएस में जो जो चीज़ें आपको पढ़नी है उसके डेप्थ में आप उतर जाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कमीशन का कोई भी एग्जाम हो बहुत आसानी से क्रैक हो सकती है, बशर्ते आपकी स्ट्रैटेजी सही हो। तो आइए, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नॉबल शिक्षा। चलिए शुरू करते हैं। बिहार के अंतर्गत मैंने मिट्टियों का जो अलग अलग स्वरूप है उसे हमने यहाँ पर फोकस किया है, जो बोर्ड पर बनी हुई है। तो इस पर आने से पहले आप ये पहले जान लें कि मिट्टियों का निर्माण कैसे होता है। जो मिट्टियां मौजूद हैं, मिट्टियों का जो आवरण है, मिट्टियों का जो निर्माण है, कई कारकों पर निर्भर करती है और जिनमें सबसे मुख्य है मूल चट्टान। जहां पर वो मिट्टी मौजूद है वहां की मूल चट्टान कैसी है, इसके अलावा वर्षा की मात्रा, प्राकृतिक वनस्पति की उपस्थिति, उच्चावच यानी धरातल की बनावट कैसी है, ऊंचाई या निचला इलाका है, तो इन सभी चीजों पर मिट्टी का स्वरूप निर्भर करता है। मिट्टियों के निर्माण में वर्षा एक प्रमुख कारक है और वर्षा प्राकृतिक वनस्पतियों का भी निर्धारक है। तो बिहार में हम लोग अगर देखें तो गंगा नदी का नॉर्थ जो उत्तरी बिहार का सेक्शन है, इस इलाके में वर्षा अधिक होती है और दक्षिण का जो हिस्सा है इस इलाके में वर्षा कम होती है। इसके अलावे उत्तर की जो नदियां गंगा में आकर मिलती है वो सदावाहिनी नदियां हैं। ये हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां हैं। इनके निक्षेपण से इस क्षेत्र के मैदान का निर्माण हुआ है। फिर दक्षिण की ओर देखो तो इस क्षेत्र से जो भी नदियां निकलकर गंगा में आती हैं वो पठारी क्षेत्र की नदियां हैं, वो बरसाती नदियां हैं। तो इस क्षेत्र के जल का बहाव भी आकर गंगा में ही होती है, लेकिन दोनों की जो भूमिका है वो अलग अलग है। जहां इस क्षेत्र में निरंतर जल के प्रवाह होने से खादर मिट्टी का विस्तार अधिक हुआ है, तो वहीं ये पठारी नदियों में ऐसी बात नहीं है। जैसा कि मालूम है कि बिहार के उत्तर में तराई के इलाके हैं, पर्वतीय इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, तो दक्षिण में पठारी इलाके हैं। तो मिट्टियों का स्वरूप भी इन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की है। बिहार सरकार के कृषि अनुसंधान विभाग ने बिहार की मिट्टियों को 3 मुख्य सेक्शन में बांटा है। उत्तर बिहार की मिट्टियां, दक्षिण बिहार की मिट्टियां और ये पठारी क्षेत्र की मिट्टियां, ये 3 सेक्शन इनके हैं। लेकिन इन 3 सेक्शन यानी इन 3 विभागों के भी अलग अलग उप विभाग हैं। उत्तर बिहार की मिट्टियों को जिन उपवर्गों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, वो ऊपर लिखे गए हैं, ये 4 है। और इसी प्रकार दक्षिण बिहार में जो मिट्टियां मौजूद है उसका जो उपवर्गीकरण किया गया है वो यहाँ लिखी गई हैं। इन समस्त मिट्टियों पर हम लोग क्रम से आएंगे। दोस्तों, जैसा कि बिहार सरकार के कृषि अनुसंधान विभाग ने बिहार की मिट्टियों को 3 वर्गों में बांटा है, तो वो जो 3 वर्ग हैं मैंने बोर्ड पे लिखा है, उत्तर बिहार की मिट्टियां, दक्षिण बिहार की मिट्टियां और पठारी क्षेत्र की मिट्टी। यानी गंगा नदी से जो नॉर्दर्न पार्ट है उसका जो क्षेत्र है, ये उत्तर बिहार की मिट्टियों को एक स्वरूप में रखा है, दूसरा दक्षिण बिहार की मिट्टियां और ये पठारी क्षेत्र की मिट्टियां जो छोटा नागपुर के पठार से संबंधित हैं। तो ये मुख्यतः 3 श्रेणियों में उन्होंने बांटा है। अब हम लोग बारी बारी से इन तीनों प्रकार की मिट्टियों को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले उत्तर बिहार की जो मिट्टियां हैं उसके संदर्भ में हम लोग जानते हैं। जैसा कि मालूम है कि उत्तर बिहार की जो मिट्टियां हैं, तो इस क्षेत्र में जो प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, उन नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टियों के निक्षेपण से मैदान का निर्माण हुआ है। आप ध्यान रखें कि बिहार के ज्योग्राफी से संबंधित किसी भी प्रश्न को रटना नहीं है, बस उसे समझ लेना है। तो इसलिए समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो अब यहां पर जब बात हो रही है नदियों के संदर्भ में, तो नदियों का जो स्वरूप है, उसका जो प्रवाह मार्ग है, ये आपके दिमाग में पूरी तरह सेट हो जानी चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा कि हमारा जो वीडियो इससे पहले का आप उसे अच्छी तरह से वॉच कर लें, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर बोर्ड पे देखें, गंगा नदी का जो नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ पर घाघरा नदी आकर गंगा नदी से मिल रही है, फिर यहाँ पर गंडक नदी और ये बूढ़ी गंडक का ये मार्ग आप देख रहे हो। तो 3 नदियाँ
घाघरा, गंडक और बूढ़ी गंडक, इन 3 नदियों ने बिहार के उत्तरी भाग में, ध्यान रखिएगा, बिहार के उत्तरी भाग में पश्चिमी क्षेत्र में मैदान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अभी आप पूरी तरह उत्तर बिहार के मैदानी इलाकों पर फोकस कीजिएगा, ठीक है, साउथ में अभी आपको ध्यान नहीं देनी है। तो ये जो पश्चिमी क्षेत्र है उत्तर बिहार के मैदानी इलाकों का, वहां पर 3 नदियों ने अपनी मुख्य भूमिका अदा की है, घाघरा, गंडक और बूढ़ी गंडक। मध्यवर्ती सेक्शन में ध्यान रखिएगा, मिडिल पार्ट जो है वो अघवारा समूह की नदियां, जिनमें बागमती, कमला, कमला बलान और उनकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, वे सभी सामूहिक रूप से अघवारा समूह की नदियां अथवा अधवारा समूह की नदियां कहलाती हैं। तो वो मध्यवर्ती सेक्शन के निर्माण में इन नदियों का योगदान है। जो पूर्वी सेक्शन है, यहां पर कोसी नदी से लेकर महानंदा नदी तक, तो बिहार का जो उत्तर पूर्वी इलाका है, उत्तर बिहार के संदर्भ में बात करूं तो उत्तर बिहार का जो पूर्वी इलाका है, इस क्षेत्र के मैदान के निर्माण में, इस क्षेत्र की मिट्टियों के निर्माण में कोसी और महानंदा नदी प्रणाली ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो नदियों का जो क्रम है, पश्चिम, मध्यवर्ती और पूर्वी, इन क्षेत्रों में इन नदियों के निक्षेपण से इन मृदाओं का निर्माण हुआ है। चूंकि ये नदियां सदावाहिनी हैं, तो ध्यान रखिए कि इन नदियों के निचले इलाके में खादर मृदा का विस्तार है। पूरे मैदानी इलाके को हम लोग देखें तो यहाँ पर मृदा की जो मोटाई है, जलोढ़ की जो मोटाई, एक्चुअली जलोढ़ एल्यूवियम इसको कहते हैं, क्योंकि नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टियां हैं, क्योंकि गहराई यहाँ पर सर्वाधिक मिलती है। 2500 से 3000 मीटर तक यहाँ पर मृदा की मोटाई है, गहराई तक ये मौजूद है। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा उत्तर बिहार में। उत्तर बिहार की जितनी मिट्टियां हैं ना, उन्हें 4 वर्गों में बांटा गया है। ध्यान से समझिएगा अब सारी बातों को। पर्वत पदीय मिट्टी, दूसरा तराई मिट्टी, थर्ड है पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी और चौथा है नवीन जलोढ़ या खादर मिट्टी। ठीक है, तो अब इन चारों पर आप ध्यान दें, बहुत ही आसान है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस सेक्शन का नॉर्थ वेस्ट, पूरे बिहार का भी नॉर्थ वेस्ट है, तो ये जो सेक्शन यहाँ पर पश्चिम चंपारण जिला मौजूद है और यहीं पर सोमेश्वर की पहाड़ियाँ भी मौजूद है, जो शिवालिक श्रेणी का ही पार्ट है। तो वो जो पर्वतीय सेक्शन है, वहां पर जो मृदा है वो पर्वत पदीय मृदा कहलाती है, क्योंकि पर्वतों के जो निचले हिस्से हैं वहां पर जो मिट्टी मौजूद है तो वो पीडमोंट सॉइल है। इनकी विशेषताओं पर हम लोग आएंगे बारी बारी से, पहले समान रूप से समझ लें। तराई मिट्टी, जो तराई सॉइल है, वो नेपाल की सीमा से लगे हुए जो इलाके बिहार के हैं, जो 7 जिले बिहार की सीमा से लगे हुए ये आपको मालूम है, तो उन 7 जिलों में जो पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज तक मौजूद है, तराई मृदा का विस्तार है। इसके अलावा हम लोग देखें जो तीसरी मृदा है, पुरानी जलोढ़ या बांगर मृदा। जैसा कि आपको मालूम है, नदियों के द्वारा जो निक्षेपण की क्रियाएं होती हैं, तो अब जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, यानी वो शुरुआती स्थल जो अब ऊंचाई वाले स्थल है, तो वो इलाके बांगर मृदा के इलाके हैं। तो आप यहां पर मैप में देखें, ये जो डॉट डॉट हमने बिंदु दिया है वो बांगर मृदा, वो पुरानी जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, जो बूढ़ी गंडक के पश्चिम, यहाँ पर आप जो मार्ग दे रहे हैं एक्चुअली बूढ़ी गंडक का ही मार्ग है, उसने मिट्टी के स्वरूप को डिवाइड कर दिया है नॉर्थ बिहार में। तो यहाँ पर पुरानी मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा, जो बांगर मृदा है, वो क्षेत्र है। अब इस सेक्शन में ध्यान रखिएगा, नदियों का जो निचला इलाका है, नदियों का जो तटवर्ती इलाका है, जहां अक्सर बाढ़ें आती है, वहां नवीन मृदा का विस्तार प्रतिवर्ष होता है। तो ये जो क्षेत्र है ना, जो बाढ़ग्रस्त इलाके, प्रतिवर्ष यहाँ पर बाढ़ आनी ही आनी है, तो यहाँ पर जो बिल्कुल न्यू सॉइल, नई मृदा का आवरण प्रत्येक वर्ष बिछता चला जाता है, जिस कारण ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो, ये खादर मृदा का इलाका है, नवीन जलोढ़ मृदा का, न्यू एल्यूवियल सॉइल का इलाका है। तो 4 सेक्शन, उत्तर पश्चिम में पर्वत पदीय मृदा, पीडमोंट सॉइल, तराई मृदा, तराई सॉइल जो नेपाल की सीमा से लगे हुए, थर्ड बांगर मृदा जो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल है, और फोर्थ है खादर मृदा, न्यू एल्यूवियल सॉइल। तो इन चारों के बारे में अब हम लोग बारी बारी से विस्तार से देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पर्वत पदीय मृदा जो पीडमोंट सॉइल है, उनकी विशेषताओं के बारे में हम लोग देखते हैं। बिहार का जो उत्तर पश्चिमी इलाका है, जो पश्चिम चंपारण जिला है, वहां पर इस मृदा का विस्तार है। सोमेश्वर पर्वत श्रेणी और उसके इर्द गिर्द जो मिट्टियां मिलती हैं वो इसी श्रेणी की मिट्टी है, जो पर्वत पदीय इलाकों में, पर्वत और उसके निचले इलाकों में इसका फैलाव है। में आर्द्रता अधिक, चूंकि ये पर्वतीय इलाके हैं, पहाड़ी इलाके, यहाँ वर्षा अधिक होती है, तो पहाड़ी ढलानों के कारण लगातार जल का जो रिसाव होता है, उसके कारण मृदा में आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है, नमी की मात्रा अधिक होती है। ध्यान रखिएगा इस बात का। इसका रंग जो है गहरा भूरा
और पीला मिलता है। इस मिट्टी में ध्यान रखिएगा, जो पर्वत पदीय मिट्टी है, जो पीडमॉन्ट सॉइल है, मुख्य रूप से धान और गन्ने की खेती इस क्षेत्र में की जाती है। मुख्य फसलें धान और गन्ना है। इसके अलावे मक्के की खेती भी यहाँ होती है, जो खरीफ की फसल है। फिर रबी की फसलों की बात करूँ तो जौ की खेती यहाँ पर मुख्य रूप से होती है, जो पीडमॉन्ट सॉइल है। अगर आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि पीडमॉन्ट सॉइल बिहार के किस सेक्शन में मौजूद है, तो ध्यान रखिएगा नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिमी भूभाग है, पश्चिम चंपारण जिला और सोमेश्वर पर्वत और उसके आसपास के इलाकों में मौजूद है। इसके अलावे उत्तर पश्चिम इसकी जो सीमा मिलती है, इस पर भी आप ध्यान रखिएगा। पीडमॉन्ट सॉइल का वो क्षेत्र किस राज्य के साथ सीमा साझा करती है, तो आप इसमें भी ध्यान रखिएगा, वो उत्तर प्रदेश के साथ इसकी सीमा लगती है और उत्तर डायरेक्शन में नेपाल के साथ इसकी सीमा लगती है। इस मिट्टी का जो क्षेत्र है किस प्रमंडल में, अगर ये प्रश्न आए किस प्रमंडल में पीडमॉन्ट सॉइल बिहार में मौजूद है, तो वो प्रमंडल का नाम अगर आ जाए तो ये तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत है, चूंकि पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट तिरहुत प्रमंडल में है। तो इस तरह से प्रश्न जैसे भी पूछे जाए आप उसके लिए तैयार रहें। इसके पश्चात जो दूसरा सेक्शन है वो तराई का इलाका है। तराई का इलाका जो नेपाल से लगा हुआ हमारा बिहार का जो सेक्शन है, जो 7 जिले हैं। पश्चिम चंपारण से अगर आप किशनगंज तक चलेंगे तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये जो 7 जिले हैं, इन 7 जिलों में इस तराई मृदा का विस्तार है। हाँ, इसका जो क्षेत्र है कहीं कम चौड़ाई में है, कहीं अधिक चौड़ाई में। जैसे जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर हम लोग बढ़ते जाते हैं, किशनगंज में ये सर्वाधिक चौड़ाई में मौजूद है। यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है 50 किलोमीटर तक हो जाती है। तो यहाँ पर 3 से 8 किलोमीटर तक सामान्यतः इसकी चौड़ाई है, जो तराई मृदा है। तो इसकी जो विशेषता है उस पर आप ध्यान रखिएगा। ये 7 जिलों में जो फैला हुआ है, विस्तार 3 से 8 किलोमीटर के दायरे में, रंग हल्का भूरा अथवा पीला है, किसकी? तराई मृदा की। फिर महीन और मोटे कणों वाली ये मृदा है, जिसके निचले भागों में कोसी और महानंदा नदी का ये निचला सेक्शन है। तो यहाँ पर खादर मृदा का विस्तार है। तो निचले सेक्शन में यहीं पर पटसन की खेती बड़ी मात्रा में होती है, खासकर किशनगंज और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर अगर आपसे ये प्रश्न पूछ दिया जाए ना कि तराई मृदा का विस्तार बिहार के कितने प्रमंडलों में है, तो बस आप यहाँ पे ध्यान रखिए। डिस्ट्रिक्ट तो आप जान ही रहे कि 7 जिलों में इस मृदा का फैलाव है। कितने प्रमंडलों में है, तो तिरहुत प्रमंडल 1, दरभंगा प्रमंडल 2, कोसी यहाँ सुपौल डिस्ट्रिक्ट है 3 और यहाँ पर पूर्णिया 4 प्रमंडलों में इस मृदा का विस्तार है। 2 तरह से आप याद रखें, तराई मृदा नेपाल की सीमा के साथ लगी हुई क्षेत्रों में मौजूद है, 7 जिलों में मौजूद है, 4 प्रमंडलों में यह मृदा मौजूद है। इस मृदा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है क्योंकि वो तराई क्षेत्र की मृदा है। इसका जो कलर है वो हल्का भूरा अथवा पीले प्रकार की होती है। इस सेक्शन का स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लें। दोस्तों, हमें याद रखना है कि किशनगंज जिले में तराई मृदा का सर्वाधिक विस्तार है और वो 50 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है। संपूर्ण किशनगंज जिला कह सकते हैं कि तराई मृदा के अंतर्गत ही मौजूद है। इसके अलावा तीसरा जो सेक्शन है ये हमारा बांगर मृदा का सेक्शन है, जो पुरानी जलोढ़ या बांगर है, ओल्ड एल्यूवियम इज सॉइल है। तो नदियों के उस सेक्शन में जो ऊंचाई वाले भाग हैं, जिनका निर्माण पहले हुआ है, वहां पर ऐसी ही मृदा मौजूद है जो पुरानी जलोढ़ मृदा अथवा बांगर मृदा है। तो इसका जो विस्तार है, आप बिहार के अंतर्गत देखें तो घाघरा नदी से लेकर बूढ़ी गंडक के मध्य ये जो सेक्शन है, तो बिहार का उत्तर पश्चिम इलाका, गंगा नदी का उत्तर पश्चिम सेक्शन, ये जो सेक्शन है यहाँ पर घाघरा, गंडक और बूढ़ी गंडक, इन नदियों का जो बीच का सेक्शन जो दोआब का इलाका है। जैसा कि मालूम है ना कि 2 नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। घाघरा गंडक दोआब और गंडक और बूढ़ी गंडक दोआब यहाँ पर जो मौजूद हैं, यहाँ पर ऊंचाई वाले स्थानों पर ऐसी ही पुरानी जलोढ़ मृदा मिलती है। तो इनकी अन्य जो प्रमुख विशेषताएं हैं उस पर आप ध्यान रखिएगा कि ये चूना, ध्यान रखिए, इस मृदा में चूना और पोटास की पर्याप्त मात्रा होती है। किसमें? बांगर मृदा जो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल है। तो चूंकि चूने की पर्याप्त मात्रा इसमें मौजूद है, इसलिए गन्ने की कृषि के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। और बिहार में 2/3 गन्ने की कृषि, बिहार में जितने भी कृषि गन्ने की होती है वो इसी भूभाग में होती है, इसी क्षेत्र में होती है जो बांगर मृदा का इलाका है, जो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल है।
इस मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवांश की कमी होती है और यह मृदा एक भारी मृदा है, इसमें क्ले की मात्रा भी होती है। गन्ने के अलावा याद रखिएगा इस मृदा में धान, गेहूं और मकई भी उपजाई जाते हैं। लेकिन किन जिलों में ये मौजूद है, अगर ये प्रश्न आए, ध्यान रखिएगा प्रश्नों पे भी कि किन जिलों में ये मौजूद है, तो यहां पर आप देख लें सारण डिस्ट्रिक्ट, गोपालगंज, सिवान और पश्चिम चंपारण, ये वो इलाके हैं, यहां पर यह है। इसके अलावा यहाँ पर आए तो यहाँ पर वैशाली डिस्ट्रिक्ट, मुजफ्फरपुर का कुछ पार्ट और इधर समस्तीपुर, बेगूसराय तक के जो इलाके हैं वो इस सेक्शन में ये मृदा मौजूद है। आपसे ये भी पूछा जाना कि ओल्ड एल्यूवियल सॉइल उत्तर बिहार के किन क्षेत्रों में मिलती है, तो उत्तर बिहार का ये पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर इस मृदा का विस्तार है। किस प्रकार की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, तो गन्ने की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। विशेषता क्या है कि इसमें चूना और पोटास की सर्वाधिक मात्रा होती है। कमी किन चीज़ों की होती है, तो फास्फोरस, नाइट्रोजन, जीवांश, इन चीज़ों की कमी होती है। ये एक भारी मृदा है। ये फैक्ट्स याद रखेंगे। कहाँ पर अवेलेबल है, तो दोआब क्षेत्र में। किन नदियों का दोआब, घाघरा, गंडक, गंडक, बूढ़ी गंडक का जो दोआब है वहां पर यह मृदा ज्यादा मात्रा में मौजूद है। चौथी नवीन जलोढ़ मृदा या खादर मृदा है। इसका विस्तार जिन इलाकों में है, जिन क्षेत्रों में है, तो वो ये इलाके हैं। आप देख रहे हो बूढ़ी गंडक से इस ओर, और ये जो सेक्शन है यहां पर मुख्य रूप से अगवाड़ा समूह की नदियां, इसके अलावा कोसी और महानंदा का जो मैदान है, इन क्षेत्रों में खादर मृदा यानी नवीन जलोढ़ मृदा का विस्तार है। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, यहाँ पर जो क्षेत्र है, इस मृदा का जो विस्तार है ना, तो गंडक, बूढ़ी गंडक के निचले इलाकों में, गंगा नदी का जो घाटी का इलाका है उन क्षेत्रों में, और फिर कोसी महानंदा का जो मैदानी इलाके हैं उन इलाकों में जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, वहां पर खादर मृदा का विस्तार है जो नवीन जलोढ़ मृदा है। तो इनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उस पर आप ध्यान रखिएगा कि प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण एक नवीन मृदा का लेयर वहां बिछ जाता है जो बेहद उर्वर मृदा होती है, इसलिए कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से धान की कृषि के लिए। इसके अलावे इसी क्षेत्र में जो ये पूर्वी इलाके हैं, जो यहाँ पर जैसा कि मालूम है कि किशनगंज, अररिया और यहाँ पूर्णिया जिले में और कटिहार जिले में पटसन जूट की खेती भी होती है इस मृदा में। क्योंकि इस मृदा में नमी बनाए रखने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए अधिक सिंचाई की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। इसकी एक खास विशेषता है। एक जो महत्वपूर्ण अंतर है जिसको ध्यान से आप देखें कि यहाँ पर कोसी का मैदान और यहाँ पर महानंदा का मैदान है, तो फर्क क्या है दोनों में। कोसी नदी जैसा कि मालूम है कि अपने बालू सिल्ट के बहाव के लिए बहुत ही कुख्यात है, इसके कारण इसके मार्ग में परिवर्तन भी होता रहता है। तो यहाँ पर जो दोमट मिट्टी, जो जलोढ़ मिट्टी है, जो एल्यूवियल सॉइल है, उसमें बालू की मात्रा अधिक है। ध्यान रखिएगा बालू की मात्रा अधिक है। लेकिन महानंदा के मैदानी इलाकों की बात करूं तो यहाँ पर बालू और क्ले की लगभग समान मात्रा है, इक्वल मात्रा में दोनों मौजूद है। तो ये फैक्ट, ये अंतर ध्यान में आप रखेंगे जो मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। एक और महत्वपूर्ण चीज, बूढ़ी गंडक, ये जो नदी आप देख रहे हो ना, इसका जो पश्चिमी क्षेत्र, इसके जो आसपास के इलाके में जल निकासी का प्रबंध यहाँ पर बेहतर नहीं है। अर्थात यहाँ पर वो निचले इलाके जहाँ पर जल जमाव, जल भराव की स्थिति है, वहाँ से पानी नहीं निकल पाता है। तो वहाँ पर लंबे समय तक पानी की मौजूदगी और फिर वाष्पीकरण के कारण धरातल के ऊपर लवण का जमाव हो चुका है, अम्लीय हो चुकी है वहाँ की भूमि, जो बिल्कुल उपजाऊ नहीं है। तो इस अम्लीय भूमि को क्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसे रेह कहा जाता है। रेह मृदा या रेह सॉइल इसे कहा जाता है, इस अम्लीय मृदा, एसिडिक सॉइल को। ये प्रमुख फैक्ट्स हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब दक्षिण बिहार की जो मृदाएं हैं उसे हम लोग देखते हैं। गाइस, दूसरा सेक्शन दक्षिण बिहार की मृदा का है। तो दक्षिण बिहार यानी गंगा नदी के जो साउथ में, तो दक्षिण बिहार की जो मृदाएं हैं उन्हें 4 सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बांटा गया है। कगारी मृदा जिसे लेवी सॉइल कहते हैं, टाल मृदा, टॉयल सॉइल, तीसरा पुरानी जलोढ़ या करल केवाल मृदा, और चौथा बलथर मिट्टी है जो बलथर सॉइल है। तो ये 4 प्रकार की मृदाएं मिलती हैं दक्षिण बिहार के मैदानी इलाकों में। तो ये चारों क्या क्या है, तो पहले समझ लीजिए। कगाड़ी मृदा, जैसा कि मालूम है कि गंगा नदी जो प्रवाहित होती है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, तो इसके दक्षिणी साइड में, गंगा नदी के दक्षिणी साइड में एक प्राकृतिक दीवार है जो एक बांध की भांति है।
तो उन क्षेत्रों में जो बांध के इलाके, जो कगाड़ी इलाके, वहां पर जिस प्रकार की मिट्टी है वो एक अलग प्रकार की मिट्टी है, तो वो एक अलग सेक्शन में लेवी सॉइल के अंतर्गत उसे रखते हैं। इसके अलावे टाल मृदा, जैसा कि आपको पता है कि विशेषकर पटना जिला से लेकर शेखपुरा और लखीसराय तक, जिनमें बाढ़ मोकामा बीच में शामिल है, एक क्षेत्र है जो टाल क्षेत्र कहलाती है और ये निचला क्षेत्र है और यहाँ पर 3 से 4 महीने तक जल का भराव होता है। तो यहाँ पर एक अलग प्रकार की मृदा निर्मित हो चुकी है। तो ये जो ग्रीन कलर आप देख रहे हो ना, ये टाल मृदा का क्षेत्र है। तो 2 मृदाएं हुई, कगारी और टाल मृदा। इसके अलावा जो पुरानी जलोढ़ मृदा, जो दक्षिण बिहार की मृदा है, वो करल केवाल की मृदा कहलाती है। वो ये सेक्शन आप देख रहे हो, इसका काफी बड़ा क्षेत्र है जो पुरानी जलोढ़ मृदा का इलाका है, करल केवाल मृदा का इलाका है। और चौथा सेक्शन जो बलथर मिट्टी है, वो क्षेत्र आप यहां पर देख रहे हो, सामान्य चौड़ाई में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर कैमूर से लेकर भागलपुर जिले तक फैले हुए हैं। तो ये सेक्शन है दक्षिण बिहार के मैदान की जो मिट्टियां हैं वे चारों। तो इन चारों के संदर्भ में थोड़ा विस्तार से चलते हैं, इनकी विशेषताओं को देखते हैं। सबसे पहले कगारी मिट्टी जो लेवी सॉइल है, वो खासकर नदियों के तटवर्ती इलाकों में, गंगा नदी के दक्षिण में, आप यहाँ देखिए जो ब्लू कलर से आप देख रहे हो ना, ये तटवर्ती इलाके हैं जहाँ पर कगारी मिट्टी का जमाव है। इसके अलावे दक्षिण बिहार की जो नदियाँ जो गंगा से आकर मिलती हैं, वो चाहे सोन हो, पुनपुन हो, फल्गु अथवा क्यूल, उनके तटीय इलाकों में इन मिट्टियों का विस्तार है जो कगारी मिट्टी या लेवी सॉइल कहलाती है। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उन पर आप ध्यान दें कि यह गंगा के दक्षिणी प्राकृतिक कगार जो साउथवर्ड यहाँ पर है, जो दीवार की भांति खड़ी है, वहाँ पर सोन, पुनपुन, क्यूल नदियों के किनारे वाले सेक्शन में मोटी कांप मृदा है और इसका रंग भूरा होता है। इसके अलावे जिन फसलों के लिए ये उपयोगी हैं उनमें मकई, जौ, सरसों, मिर्च, साग सब्जी, इन फसलों के लिए ये उपयुक्त मृदा मानी जाती है जो कगाड़ी मृदा है। जो पठारी क्षेत्र से नदियां आती हैं तो वो बालू का अंश उसमें अधिक होता है। जो सोन, फल्गु और क्यूल नदियां जो है ये अपने बालू के लिए भी प्रसिद्ध है। वे बालू जिसका उपयोग हम लोग भवन निर्माण में करते हैं, चूंकि ये पठारी नदियां हैं, तो पठारी क्षेत्र से जो अपर्दन की क्रियाएं करके ये नदियां आती हैं तो अपने साथ बालू का अंश लेकर के आती हैं, जो पीले कलर की, और भवन निर्माण में इसका अधिकतम उपयोग होता है। तो वो जो क्षेत्र है, नदियों का जो तटीय इलाका है ना, वहां पर इस प्रकार के बालू का निक्षेप है, तो वो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। ये बहुत कम उपज वाली मृदा है। तो उसके बाद जो अगली मृदा है वो है टाल मृदा, जो टाल सॉइल है। ये जो टाल क्षेत्र है, जैसा कि आपको मालूम है कि पटना जिला में मुख्य रूप से यह देखने को मिलती है। पटना से जैसे पूर्व डायरेक्शन में हम लोग जाएंगे, अगर यहाँ पटना मान लें तो इधर पूर्व की ओर जाए तो बाढ़, मोकामा टाल, ये जो आपने सुना होगा मोकामा टाल, बढ़िया टाल, ये जो इलाके हैं पटना से लेकर लखीसराय डिस्ट्रिक्ट जो बढ़िया है वहाँ तक, और विशेष रूप से शेखपुरा जिले का भी वहाँ पर अंश है। तो पटना जिला, शेखपुरा जिला और बढ़िया के पास जो लखीसराय जिले के अंतर्गत है, वहाँ पर इस मृदा का विस्तार है जो टाल मृदा है। ये निचला भूभाग है और यहां पर 3 से 4 महीनों तक जल का जमाव होता है। तो इन क्षेत्रों से जो नदियां निकल कर आती हैं, वो चूंकि यहाँ पे निचला इलाका है, वहां पर वो नदी से नहीं मिल पाती हैं, तो वहां पर जल का भराव होता है। ये नदियां अपने साथ फ्रेश लेयर लाती है मिट्टियों की, तो ये बेहद उपजाऊ मृदा है। रबी की फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त मृदा होती है ये जो टाल क्षेत्र की मृदा है, और विशेष रूप से दलहन की कृषि के लिए। इनसे संबंधित जो फैक्ट है वो बोर्ड पर लिखी हुई है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। दक्षिण बिहार की जो तीसरी प्रमुख मृदा है ना, वो करल कैवाल अथवा पुरानी जलोढ़ मिट्टी। करल कैवाल क्या है, चर्चा होगी अभी। तो ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी ही है। तो इसके जो क्षेत्र है आप मैप पे देखें, ये जो इलाके हैं, ये जो सेक्शन आप देख रहे हो, ये पुरानी जलोढ़ मृदा के इलाके हैं, करल कैवाल मिट्टी का इलाका है। तो जिन इलाकों में ये मौजूद है, तो यहाँ पर बक्सर जिला, भोजपुर जिला, पटना जिला, फिर यहाँ पर उत्तरी रोहतास जिला, जहानाबाद, अरवल, गया का उत्तरी सेक्शन, नालंदा जिला आदि जिलों में ये फैले हुए हैं। तो ये जो करल केवाल है क्या, पुरानी जलोढ़ मृदा के साथ भारी चीका मिट्टी का जो मिश्रण है उसे स्थानीय भाषा में करैल कहा जाता है। तो करैल और केवाल ये दो गुणों के आधार पर है। करैल मिट्टी क्षारीय प्रकृति की है, अल्कलाइन है, जबकि केवाल मिट्टी में क्षारीय और अम्लीय गुण संतुलित रूप में मिलते हैं। वो अल्कलाइन और एसिडिक दोनों प्रॉपर्टी रखती हैं जो केवाल मृदा है। तो करैल और केवाल इसी से इसका नामकरण पड़ा है, क्योंकि इस मृदा में वो दोनों चीजें देखने को मिलती
मिलती है, यानी अम्लीय गुण जो एसिडिक प्रॉपर्टी है और क्षारीय गुण जो अल्कलाइन है वो समान रूप से या कह सकते हैं संतुलित रूप से इस मृदा में देखने को मिलती है। तो ये जो मृदा है उपजाऊ मृदा है, ध्यान रखिएगा ये एक उपजाऊ मृदा है, इसमें जल सोखने की भी क्षमता अधिक होती है और ये जिन क्षेत्रों में है वहां पर धान और गेहूं की अच्छी फसल होती है। इसके पश्चात दक्षिण बिहार की जो चौथी प्रमुख मृदा है वो बलथर मिट्टी या बलथर मृदा है। ये मृदा जो है ना 8 से 15 किलोमीटर की चौड़ाई में, ये जो सेक्शन आप देख रहे हो ना 8 से 15 किलोमीटर की चौड़ाई में कैमूर से लेकर के भागलपुर जिले तक फैली हुई है, पश्चिम से पूर्व डायरेक्शन की ओर। यह एक मध्यम उपज वाली मिट्टी है, बहुत अधिक उपज इसकी नहीं है। यह एक अम्लीय मृदा है, एसिडिक प्रॉपर्टी वाली ये मिट्टी है और ये बहुत कम उपजाऊ वाली मिट्टी है। तो इसमें विशेष रूप से आलू की खेती अच्छी होती है, अन्य फसलों की भी खेती होती है लेकिन आलू के फसल के लिए यह मिट्टी महत्वपूर्ण है। जो कौन सी मिट्टी? बलथर मिट्टी है। पीलापन लिए हुए लाल रंग की ये मिट्टी है जो बलथर मिट्टी है। चूंकि पठारी क्षेत्र से ये संपर्क में है तो पठारी क्षेत्र में जिस प्रकार की मिट्टी मिलती है उसका प्रभाव इन मिट्टियों पर भी पड़ा है। इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएं तो बलथर मिट्टी का जो फैलाव है, ध्यान रखिएगा ये दक्षिण बिहार में है। तो दक्षिण बिहार में गंगा के मैदान और पठारी क्षेत्र के मध्य एक सीमा बना रही है, दोनों का संगम स्थल है, वहीं पर बलथर मिट्टी का फैलाव है। और ये मिट्टी जिन इलाकों में फैली है वो पूरी तरह पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम कह सकते हैं इन क्षेत्रों में फैली है। ये 8 से 15 किलोमीटर की चौड़ाई में फैली हुई है। ये कम उपजाऊ वाली मिट्टी है। इसके आगे हम लोग चलेंगे। अब जो तीसरा सेक्शन है मृदा का वो है पठारी भाग की मृदा और इसे भी 2 सेक्शन में बांटा गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि छोटा नागपुर पठार का जो अंश उत्तर की ओर है, जो हमारे यहाँ ये अंश है, और ये कैमूर के पठार का इलाका है जो विंध्याचल पर्वत का पार्ट है। तो ये 2 क्षेत्र है और यहाँ की मृदा को भी 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। वो क्या है आइए देखते हैं। दोस्तों बिहार की मृदा के अंतर्गत तीसरा जो सेक्शन है वो पठारी क्षेत्र की मृदा है। पठारी क्षेत्र की मृदा को 2 भागों में बांटा गया है, लाल बालका युक्त मिट्टी और दूसरा है लाल और पीली मिट्टी। तो ये दोनों मिट्टियां कहाँ मिलती है? देखिए छोटा नागपुर का पठार इससे लगा हुआ इलाका है। तो इस पठारी भूभाग का जैसा कि मालूम है ना कि कैमूर रोहतास से लेकर यहाँ पर बांका जिले तक पठारी क्षेत्र मौजूद है। ये जो क्षेत्र है इनका संपर्क झारखंड के साथ है जहां छोटा नागपुर का पठार मौजूद है। तो इस पठारी क्षेत्र की जो मृदा है इसे 2 सेक्शन में हम लोग बांटते हैं। तो सोन नदी का जो पश्चिमी क्षेत्र है जो कैमूर का पठार का इलाका है जो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, ये जो मृदा है ना ये लाल बालका युक्त मिट्टी वाला क्षेत्र है। और सोन नदी का जो पूर्वी सेक्शन है यानी औरंगाबाद से लेकर बांका तक का जो सेक्शन है, इन जिलों का जो दक्षिणी भाग है वहां पर लाल और पीली मिट्टी मिलती है जो पठारी क्षेत्र की मिट्टी है। तो इनकी विशेषताओं पर अगर ध्यान दें तो लाल बालका युक्त मिट्टी जो रोहतास के पठार और कैमूर के पठार पर मुख्य रूप से मिलती है, इसमें देखिए इसका रंग लाल या पीला होता है और इसमें बालू की प्रधानता होती है, बालू अधिक मात्रा में होते हैं। पठारी अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में इस मृदा की मोटाई कम है, लेकिन नीचे की ओर आएंगे तो इस मृदा के साथ जलोढ़ मृदा भी मिले हुए हैं। इस मिट्टी में कंकर पत्थर अधिक मात्रा में मिलते हैं क्योंकि वो पठारी अथवा पहाड़ी क्षेत्र के ठीक नीचे की मिट्टी है, उसी का भूभाग है। ये कम उपजाऊ वाली मृदा है और मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा ज्वार बाजरा मकई और मड़ुआ की कृषि के लिए ये जानी जाती है। इसके पश्चात जो अगला सेक्शन है ना वो है लाल और पीली मिट्टी, रेड एंड येलो सॉइल का इलाका। वो इलाके औरंगाबाद से लेकर के यहाँ पर बांका डिस्ट्रिक्ट तक फैले हुए हैं। इन जिलों का जो दक्षिणी सेक्शन है वहाँ पर पठारी क्षेत्र मौजूद है जो छोटा नागपुर पठार का ही एक भाग है, उसका उत्तरी विस्तार है। तो इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, जिन इलाकों में ये मृदा फैली हुई है, तो मुंगेर जिले के अंतर्गत खड़गपुर की पहाड़ियों से लेकर जमुई जिले, इसके अलावा बांका नवादा गया औरंगाबाद का वो इलाका जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पर ये मिट्टी मिलती है। यहाँ पर जो खास बात है कि लौह तत्व की प्रधानता के कारण इसका रंग लाल है। ध्यान रखिएगा इसमें लौह तत्व मुख्य रूप से मिलते हैं जिसके कारण यह मिट्टी लाल रंग की है। कम उपजाऊ वाली ये मिट्टी है, मुख्यतः मोटे अनाज दलहन और मकई के लिए ये जानी जाती है। ठीक है, 2 चीज जो मुख्य बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि इसी मृदा के अंतर्गत अवरख मूलक मृदा भी है। अवरख मिलते हैं 3 सेक्शन में। जो कोडरमा से लगा हुआ इलाका, यहाँ पर खासकर वे पठारी इलाके
जो छोटा नागपुर पठार से लगे हुए हैं। जमुई, नवादा और गया जिले का जो दक्षिणी भाग है वहां की मृदा में अवरक दिखाई देती है, चमकीली मिट्टी दिखाई देती है, चूंकि वे अवरक मूलक मृदा है। इसके अलावा बांका जिले के जो ऊपरी सेक्शन है, जो पठारी भाग है, वहां पर लैटराइट मिट्टी मिलती है। ये एक प्रमुख विशेषता है इस पठारी क्षेत्र की मृदा की। तो इस सेक्शन में अब ध्यान रखिएगा, जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाए तो बारी बारी से हर सेक्शन जो जो क्षेत्र है उस मृदा पर आप ध्यान दीजिए, उनकी जो खास विशेषताएं हैं और वो जिन जिलों में फैला हुए हैं। तो जिलों से संबंधित मेरा जो पिछला प्रीवियस वीडियोस है उसे आप काइंडली जरूर से देखें। वो सेशन 1 से आप स्टार्ट करें, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए गए हैं, आप वहां पर जाएं और क्रम से देखें। तो बिहार की जो ज्योग्राफी है ना, तो इनसे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो बहुत ही आसान होंगे और आप आराम से उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज का सेशन मैं यही एंड करता हूं और पूरा सेशन आपके लिए बेहद उपयोगी है। अगर आप इसे ध्यान से देखते हो, समझते हो, बारीकी निगाह रखते हो, तो ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन पर भी बटन अवश्य दबाएं ताकि हमारे जो नए वीडियोस आएं उनका नोटिफिकेशन आपको यथाशीघ्र मिल सके। मिलता हूं शीघ्र ही एक नेक्स्ट सेशन में एक नए शीर्षक, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय।